करोड़ के घोटाले में 47 एफआईआर। सीजीआई ने ईडी को दिया आदेश। पीएमएलए पर सिब्बल का खेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। कल्पना कीजिए, एक राज्य की सरकारी कंपनी जो लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है, उसके अंदर हजारों करोड़ का काला खेल चल रहा हो। बाहर सब कुछ चमक दमक वाला लगे, लेकिन अंदर घपले का जाल इतना जटिल कि 47 अलग अलग एफआईआर दाखिल हो जाए। और जब केंद्र की जांच एजेंसी ने इस जाल को खोलने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अचानक रोक। क्या यह सिर्फ कानूनी बहस है या इसके पीछे कुछ बड़ा राज छिपा है? कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइए। आज परतें खुलने जा रही हैं। आज हम इसी रहस्यमयी मामले की परतें खोलेंगे। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन यानी TASMAC यानी कि तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के 100 करोड़ के कथित घोटाले की। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि हर मोड़ पर सस्पेंस इंतजार कर रहा है। वकील के तीर कमान, जजों की तीखी नजरें और एजेंसी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है लेकिन राज्य के अधिकारों की दीवारों से टकरा गई। क्या ईडी गलत थी या यह संघीय ढांचे का सवाल है? चलिए धीरे धीरे खोलते हैं इस कहानी को, तथ्य और सबूतों के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के। दोस्तों, कहानी शुरू होती है तमिलनाडु से, जहां शराब कारोबार राज्य की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। TASMAC यानी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन 1980 के दशक में बनी एक सरकारी कंपनी है जो पूरे राज्य में शराब की बिक्री एकाधिकार रखती है। इसका मतलब है कि प्राइवेट प्लेयर यहां दखल नहीं दे सकता। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक TASMAC सालाना हजारों करोड़ का टर्नओवर करती है और इसका राजस्व राज्य के खजाने में जाता है। लेकिन यह कंपनी जो कागजों पर जन कल्याण का प्रतीक है, वास्तव में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। कल्पना कीजिए, सरकार फंड्स का गलत इस्तेमाल, अधिकारियों को अनुचित लाभ और नकली बिलों का जाल। और यह है सब इतना सुनियोजित है कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। लेकिन सवाल यह है, यह घोटाला कैसे पनपा? आइए सबूतों के साथ खोलते हैं। पहला सबूत आता है राज्य की ही जांच से। तमिलनाडु विजिलेंस एंड एंटी करप्शन विंग ने 2024 के अंत तक 47 एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर TASMAC के विभिन्न अधिकारियों के, सप्लायर्स, लोकल आउटलेट्स के खिलाफ थी। इनके मुख्य आरोपित थे शराब के खरीद फरोख्त में हेराफेरी, नकली इनवॉइस बनाना और सरकारी फंड्स को प्राइवेट पैकेट में ट्रांसफर करना। उदाहरण के लिए एक एफआईआर उल्लेख है कि TASMAC ने ओवर इनवॉइसिंग के जरिए 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान किया, जहां सप्लायर्स को ज्यादा पेमेंट किया गया बिना गुणवत्ता चेक। दूसरी एफआईआर से अधिकारियों द्वारा कमीशन लेने का जिक्र है, यानी हर डील पर 5 से 10% का कट। कुल मिलाकर इन 47 एफआईआर में साफ होता है कि यह छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि सिस्टमेटिक करप्शन था जो सालों से चल रहा था। राज्य सरकार ने खुद स्वीकार किया कि 42 में से 36 एफआईआर को क्लोज कर दिया गया। लेकिन क्यों? क्योंकि जांच में सबूत मिले लेकिन कार्रवाई रुकी रह गई। यहां सस्पेंस आता है। अगर राज्य की एजेंसी ही क्लोज कर रही है तो क्या बड़े मछलियां बच रही हैं? TASMAC के मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर फील्ड स्टाफ तक सभी पर शक था, लेकिन राज्य पुलिस की जांच धीमी पड़ गई। ठीक इसी वक्त
केंद्र की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री होती है, ईडी। ईडी ने एंट्री मारी। ईडी का रोल वहां महत्वपूर्ण है दोस्तों। पीएमएलए यानी प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, खासकर जब जो है एक तरह से कहें कि बड़े बड़े ऑफिसर्स जैसे आईपीसी के तहत करप्शन। 2025 की शुरुआत में ईडी ने टीएएसएमएसी स्कैम को पीएमएलए के दायरे में ला दिया। क्यों? क्योंकि 47 एफआईआर में से कई जो थे ऐसे ऑफेंस थे जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, जैसे आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और माफ कीजिएगा 120 बी आपराधिक साजिश। ईडी के अनुसार टीएएसएमएसी ने अधिकारियों को डिस्टर्ब फंड्स दिए जो असल में जो है एक तरह से कहें लॉन्ड्रेड मनी थे। सबूत, ईडी ने रेड्स के दौरान कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट जब्त किए और जिसको दिखाया कि 1000 करोड़ में से कम 300 करोड़ अकाउंट्स में 300 करोड़ प्राइवेट अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं। आप समझ रहे हो, 300 करोड़ प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर होना। एएसजी एसवी राजू जो ईडी की तरफ से कोर्ट में थे, उन्होंने कहा कुल 47 एफआईआर दर्ज हुए माय लॉर्ड, बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। हम पूर्वानिर्धारित अपराधों पर और दर्ज अपराधों पर काम कर रहे हैं। कंपनी ने इन सभी अधिकारियों का पैसा कैसे बहाया है? समझ रहे हैं आप, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ईडी की रिपोर्ट्स में बैंक ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट और इनवॉइस मैचिंग के सबूत हैं जो साबित करते हैं कि फंड्स का फ्लो असामान्य था। ईडी ने 60 से ज्यादा सर्चेस की और हर स्टेट लीगल था। समझ रहे हो, हर स्टेप लीगल था। मद्रास हाईकोर्ट ने पहले ही ईडी को जांच की इजाजत दे दी थी। फिर ऐसा क्या हुआ? लेकिन ईडी सही क्यों नहीं लगती है? क्योंकि अगर राज्य की एफआईआर क्लोज हो रही है तो मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रेल कौन फॉलो करेगा? ईडी ने साबित किया कि टीएएसएमएसी के जरिए ब्लैक मनी व्हाइट हो रही थी। शराब की बिक्री से कमाई को रियल एस्टेट और दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा रहा था। एक रिपोर्ट में ईडी ने 15 अधिकारियों के अकाउंट्स फ्रीज किए हैं, जहां 150 करोड़ से ज्यादा संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले हैं दोस्तों। 150 से ज्यादा। यह ईडी की मेहनत का नतीजा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है, बिना किसी राजनीतिक दबाव के। और अब आता है कहानी का ट्विस्ट। कपिल सिब्बल की एंट्री। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश हुए, उन्होंने पीएमएलए को ही निशाना बना दिया। उनकी दलीलें तेज थी, जैसे कोई कानून तीर, एक तरह से कहें कि कानूनी तीर। सिब्बल ने कहा यह टीएएसएमएसी का मामला है जो सरकारी कंपनी है। किसी कंपनी पर छापेमारी कैसे हो सकती है? कंपनी के प्रबंध निदेशकों पर छापेमारी हुई है दोस्तों। प्रवर्तन निदेशालय ने सरकारी कंपनी के कंप्यूटर वगैरह सब जब्त कर लिए। लेकिन सिब्बल साहब का पॉइंट था कि टीएसएमएसी स्टेट सब्जेक्ट है, एक्साइज और लॉ एंड ऑर्डर राज्य के दायरे में है। ईडी का हस्तक्षेप फेडरलिज्म का पर हमला है। सिब्बल ने आगे कहा एक बार एफआईआर हो जाए, ईसीआईआर हो जाए तो यह मामला पल भर में बंद हो सकता है। हमें तय करना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं। ये मतलब वकील बोल रहे कपिल सिब्बल, और साफ कह रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय बेमतलब परेशान कर रहा है। राज्य पुलिस इस मामले में कदम उठा रही है, जांच कर रही है। समझ रहे हैं आप? और हां,
उन्होंने 36 एफआईआर क्लोज होने और 60 घंटे की जो सर्चेस का जिक्र किया, जैसे ईडी ओवर रीच कर रही हो। लेकिन दोस्तों यहां सस्पेंस है, क्या सिब्बल का यह खेल सिर्फ राज्य के अधिकार को बचाने का था या घोटाले की गहराई को छिपाने का? तथ्य देख लेते हैं। सिब्बल ने पीएमएलए के तहत ईसीआईआर को चैलेंज किया, लेकिन ईडी के पास जो ऑफेंस थे उसके सॉलिड प्रूफ थे। सुप्रीम कोर्ट के पिछले जजमेंट में भी पीएमएलए को ब्रॉड पावर्स दी गई हैं, लेकिन सिब्बल ने रिव्यू पिटीशन का हवाला देकर टाइम खरीदा। करते ना टाइम बाई। उनका तर्ज था कि ईडी हर संदेह पर कूद पड़ती है, लेकिन सबूत राज्य की 47 एफआईआर ही ईडी के बेस थे। सिब्बल ने उन्हें कमजोर दिखाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि एफआईआर डिटेल्स चार्जशीट थी। यह खेल पीएमएलए को कमजोर करने का लगता है दोस्तों। यहां वकील बड़े केसों में टेक्निकल ग्राउंड्स पर स्टे ले लेते हैं, लेकिन ईडी ने काउंटर किया। क्या किया? बोला यह कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, यह कोई छोटा मामला नहीं है। और सब सिब्बल की दलीलें मजबूत लगी, लेकिन तथ्य ईडी के पक्ष में झुकते हैं। अब पहुंचते हैं क्लाइमेक्स पर। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को बेंच में थी। जस्टिस चीफ ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ये सुनवाई कर रहे थे, और सुनवाई गर्मा गर्म थी, जैसे कोई कानूनी थ्रिलर चल रहा हो। सीजेआई गवई ने ईडी को सख्त लहजे में फटकार लगाई। उनका पहला सवाल था, फिर संघीय ढांचे का क्या होगा? कानून व्यवस्था पर किसका नियंत्रण है? यह हमारे सीजेआई साहब का कहना है, आदरणीय सीजेआई साहब। और सीजेआई साहब फिर बोले, क्या यह किसी मामले की जांच करने के राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है? जब भी आपको संदेह होगा राज्य जांच नहीं कर रहा है, तो आप खुद वहां पहुंच जाएंगे। यह सवाल पूछ लिया ईडी से। सीजेआई ने आगे कहा, क्या स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर सकती है? यह फैसला फेडरलिज्म पर आधारित था। भारत का संविधान राज्य सूची में लॉ एंड ऑर्डर रखता है, और ईडी का केंद्र रोल कभी कभी ओवर रीच लग सकता है। कोर्ट ने पीएमएलए जांच पर अंतरिम स्टे लगा दिया, जब तक पीएमएलए प्रावधानों पर रिव्यू पिटीशन का फैसला ना हो। समझ रहे हैं आप? और यह दूसरी बार था। मई 2025 में भी कोर्ट ने ईडी के रेड्स की आलोचना की और TASMAC पर कोई एक तरह से कहें कि पनिशमेंटल एक्शंस रोक दिया। क्या था भाई? सीजीआई का फैसला सही था, क्योंकि यह राज्य के अधिकारों को रक्षा करता है। लेकिन दोस्तों यहां बैलेंस देखिए, सीजीआई ने ईडी को पूरी तरह गलत नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ सवाल उठाए। ईडी की जांच वैलिड थी, क्योंकि प्रिडिक्ट ऑफेंस नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक को प्रभावित करता है। ईडी को सही दिखाने के लिए तथ्य देखें। ईडी ने TASMAC हेडक्वार्टर पर मार्च 2025 में रेड की, जहां पर 1000 करोड़ का स्कैम के डॉक्यूमेंट्स मिले, और एक तरह से कहें कि इंप्लेटेड बिल्स थे, जहां शराब की कीमत 20% ज्यादा दिखाई गई थी। ईडी की रिपोर्ट्स में 47 एफआईआर का एनालिसिस है, जो दिखाता है कि राज्य की जांच अधूरी थी, कई केस क्लोज बिना चार्जशीट के किए गए थे। ईडी ने फ्रीजर ऑर्डर जारी किया, जो पीएमएलए के सेक्शन 17 के तहत लीगल है। एसजी अपने राजू सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि कोर्ट में उन्होंने कहा कि यह मामला करप्शन है, ना कि लोकल इशू है।
सबूत क्या था? ईडी की प्रेस रिलीज में बैंक स्टेटमेंट है जहां टीएसएमएसी के फंड्स प्राइवेट फर्म्स में गए। तो दोस्तों आप देखिए, इतनी बड़ी कहानी हो जाती है और लोग कहते हैं साहब कुछ हुआ ही नहीं, ईडी गलत कर रही है, गलत कर रही है, गलत कर रही है। ओनली स्टडी फॉर सन चाहता है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, बने रहें। बहुत बहुत